प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के देख रहे हैं संकेतांक 324 बीबीवी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना ना भूलिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में दिया है, देखिए सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न दिया है। देखिए पहले में कह रहा सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए का नंबर में, यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं तो ऐसी रेखाओं में संबंध होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में कह रहा है एक दूसरे पर लंबवत हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एल एक रेखा है, देख रहे हैं एल एक रेखा है और यम दूसरी एक रेखा है। तो देख रहे हैं दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। एल एम पर लंब होगी और यम एल पर लंब। लेकिन देख रहे हैं क्या एल स्वयं पर लंब होगी? एल स्वयं पर लंब नहीं होगी, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप देख रहे हैं एल यम पर लंब है। अगर यल लंब है यम पर तो निश्चित रूप से एम भी लंब होगा एल पर, इसलिए सममित संबंध है। देख रहे हैं दिए हुए संबंधों में सममित संबंध है, तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सेकंड सही है। अब हम देखते हैं पहले के खा नंबर को। आप देख रहे हैं चूंकि एक ऑप्शन सही हो गया तो आगे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर यल यम पर लंब है और यम पर एक और रेखा एन लेते हैं जो कि लंब है, आप देख रहे हैं एल और एन आपस में समांतर मिल जाती हैं। जबकि संक्रामक के लिए आवश्यक होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे के साथ है और दूसरे का तीसरे के साथ है, ठीक वही संबंध एल और यानी पहले और तीसरे के बीच हो, ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। तो देख रहे हैं चूंकि एल एम पर लंब है, एम एन पर लंब है, लेकिन यल और एन लंब नहीं बल्कि समांतर हैं, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है। तुल्यता ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो देखिए तुल्यता भी नहीं है, तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सेकंड सही है। अब हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को। देखिए पहले का खा नंबर है, यदि आव्यूह एक ही कह कोटि m गुणे n है तो आव्यूह 2a की कोटि होगी। तो देख रहे हैं यदि किसी आव्यूह में किसी हम संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसके कोटियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि एक ही कोटि यम गुणे n है तो 2a की कोटि भी यम गुणे n होगी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। तो आप कह सकते हैं प्रश्न 1 के खा का विकल्प फर्स्ट सही है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का विकल्प फर्स्ट सही है। अब हम देखेंगे प्रश्न 1 के गा को। देख रहे हैं प्रश्न 1 का गा दिया है अवकल समीकरण 1 प्लस डीवाई पान dx का होल स्क्वायर, और देख रहे हैं इस पूरे की घात 2/3 बराबर डी स्क्वायर वाई पान dx स्क्वायर की घात है। तो देख रहे हैं इस अवकल समीकरण की हमको घात बताना है। तो देख रहे हैं पहले इसको यदि हम सरल करें तो सरल इस प्रकार से आप करेंगे। देखिए अवकल समीकरण दिया है, सबसे पहले इसमें हम करड़ी का चिन्ह यदि हटाएं, देख रहे हैं 1/3 घात को हटाने के लिए इसमें हम दोनों ओर का घन कर देंगे। तो जानते हैं घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। तो देख रहे हैं अवकल समीकरण जो दिया है, अवकल समीकरण है 1 प्लस डीवाई अपान dx का होल स्क्वायर, और इसकी घात देख रहे हैं 2/3 है। इसमें हमको दोनों ओर का घन कर देना है, अर्थात दोनों ओर की 3 घात कर देंगे, यही बराबर होगी डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की घात 3। आप देख रहे हैं जानते हैं घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, तो इसको आप सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बन जाएगा 1 प्लस डीवाई अपान dx का होल स्क्वायर, और देख रहे हैं इस पूरे की घात
क्योंकि 2/3 गुणे 3 करेंगे, 3 3 कट जाएगा, होल स्क्वायर बराबर मिलता है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की घात देख रहे हैं 3। तो देख रहे हैं अगर इस अवकल समीकरण की कोटि पूछता तो देख रहे हैं उच्चतम कोटि 2 है और उच्चतम कोटि की जो घात होती है वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो देख रहे हैं कोटि 2 होगी और घात 3 होगी, तो इसमें घात का मान पूछा है तो घात 3, जो कि हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सेकंड पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 के गा का विकल्प सेकंड सही है। अब हम देखेंगे प्रश्न 1 के घा को। ठीक है, प्रश्न 1 का घा है व्यंजक आई क्रॉस आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के का मान है। तो देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देख रहे हैं इस व्यंजक को यदि हम सरल करें, देख रहे आई क्रॉस आई, हमको इसका मान ज्ञात करना है। देख रहे व्यंजक है आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट जे देख रहे माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप, इसका मान बताना है। तो देख रहे आई क्रॉस आई का मान 0 होता है, माइनस जे डॉट जे 1 प्लस के डॉट के 1, तो -1 + 1 कैंसिल होकर के देख रहे बराबर 0 मिल जाएगा। और 0 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर थर्ड पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प थर्ड सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न 1 के अंगा भाग को। देख रहे हैं 1 के अंगा में कह रहा समाकलन, देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से √3 dx अपान 1 + x स्क्वायर का मान है। तो देख रहे हैं यदि सरल करें तो सरल करके देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन आई बराबर मान करके यदि लिखें तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से √3 dx अपान 1 + x स्क्वायर। आप 1/1 + x स्क्वायर का समाकलन आप जानते हैं tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x। और देख रहे हैं लिमिट 0 से √3, आप देख रहे हैं जिसमें हम लिमिट अप्लाई कर लें, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0, देख रहे tan इनवर्स √3 ये बराबर होता है देख रहे π/3 माइनस tan इनवर्स 0 = 0। तो देखिए बराबर π/3 मिलेगा और π/3 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर थर्ड पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प थर्ड सही है। तो आशा है कि प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं और यदि कहीं किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। देखिए प्रश्न 2 में कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में दिया है यदि sin इनवर्स 1 - x माइनस 2 sin इनवर्स x = π/2, तो कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के का को। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 2 के का में यदि sin इनवर्स 1 - x माइनस 2 sin इनवर्स x = π/2, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ये प्रश्न में दिया है sin इनवर्स 1 - x माइनस 2 sin इनवर्स x = π/2, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं sin इनवर्स 1 - x का यदि हम पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं -2 sin इनवर्स x माइनस 2 sin इनवर्स x = π/2 माइनस sin इनवर्स 1 - x। तो आप देख रहे हैं इसमें यदि हम फार्मूला लगाएं, हमारे पास फार्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। देखिए ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो देखिए यहाँ से sin इनवर्स x को पक्षांतर कर देंगे तो π/2 माइनस sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x मिलेगा। तो देख रहे हैं उसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं cos इनवर्स
देख रहे हैं x के स्थान पर 1 माइनस एक्स है, तो ये काश इनवर्स 1 माइनस एक्स, और देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है -2 साइन इनवर्स एक्स। अब देख रहे हैं यहां पर यदि हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मान लें, तो देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा रखने पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा रखने पर देख रहे हैं इस प्रकार से यही बन जाएगा। साइन इनवर्स पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं एक्स बराबर साइन थीटा। इस प्रकार से देख रहे हैं यदि हम मान रख देते हैं तो यही इस प्रकार बन जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स को देख रहे हैं हमने थीटा माना है, तो -2 थीटा इक्वल टू काश इनवर्स 1 माइनस, और देख रहे हैं एक्स बराबर साइन थीटा मिला है, तो एक्स की जगह साइन थीटा रख देंगे। अब देखें काश इनवर्स को यदि हम पक्षांतर कर लें, तो देखें काश इनवर्स पक्षांतर करेंगे काश के रूप में आएगा, तो काश -2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, और देख रहे हैं काश माइनस थीटा बराबर जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो इस प्रकार से काश 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। आप देख रहे हैं काश 2 थीटा का मान यदि हम साइन के पद में रखें, साइन के पद में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू देख रहे हैं राइट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा, 1 दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे। इसके बाद देख रहे हैं दोनों ओर से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू देख रहे हैं साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को भी हम यदि पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं माइनस में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। देख रहे हैं साइन थीटा का मान रख दें, देख रहे हैं साइन थीटा बराबर x है, तो साइन थीटा की जगह यदि हम x रखते हैं तो देख रहे हैं 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो 2x स्क्वायर माइनस साइन थीटा x है माइनस x बराबर 0। देख रहे हैं x की एक घात कॉमन कर लेंगे तो शेष बचता है 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दो गुणनखंड मिलते हैं और दोनों को क्रमशः यदि हम एक एक बार 0 के बराबर करेंगे तो पहले से देख रहे हैं यदि x बराबर 0 तो x बराबर 0 मिल जाएगा, और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर 1/2, 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। तो देख रहे हैं x के दो मान मिलते हैं, एक मान 0 प्राप्त हुआ, दूसरा 1/2, और इन मानों को हम प्रश्न में रख करके देख लेंगे। यदि दोनों संतुष्ट कर देते हैं तो दोनों x के मान होंगे, और यदि कोई एक संतुष्ट करता है तो फिर वही इस दिए हुए प्रश्न में x का मान होगा। देख रहे हैं x की जगह यदि हम 0 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जानते हैं π/2 होता है, और देख रहे हैं x की जगह 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड π/2, देख रहे हैं राइट हैंड साइड भी π/2 मिलती है, तो देख रहे हैं दोनों साइड 0 रखने पर संतुष्ट होती हैं। दूसरा मान 1/2 मिला है, अगर हम x की जगह 1/2 रखते हैं तो देख रहे हैं 1 माइनस 1/2 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 ये 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को रेडियन में लिखेंगे π/6 माइनस 2 साइन इनवर्स देख रहे हैं 1/2 यानी π/6 काटेंगे तो 2 से π/6 काटेंगे, देख रहे हैं π/3, और π/6 से आप π/3 घटाएंगे तो देख रहे हैं लासा 6 मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये बराबर हमारा π/2 के नहीं आएगा, यानी x बराबर 1/2 संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए x बराबर 0 इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट हल होगा। x बराबर 0 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखें x बराबर 0 इस प्रश्न का आंसर होगा, जबकि x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, चूंकि x बराबर 1/2
संतुष्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये x का मान नहीं होगा। तो x बराबर 0 ही इस प्रश्न का अभीष्ट आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 2 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न 2 के खा में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 का खा। देख रहे हैं प्रश्न 2 के खा में दिया है, कृपया सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न 2 के खा को। देख रहे हैं इस प्रकार से 2 के खा में दिया है, सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ पर दिया है वर्ग आव्यूह a के लिए, अर्थात a, चूंकि a एक वर्ग आव्यूह है, a एक वर्ग आव्यूह है। देख रहे हैं यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो हमको a प्लस a डैश को सिद्ध करना है, सममित आव्यूह है, इसलिए हम मान लेते हैं, माना b बराबर a प्लस a डैश। देख रहे हमने मान लिया b बराबर a प्लस a डैश। आप देख रहे हैं हमको b डैश का मान ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में b डैश बराबर, चूंकि b डैश बराबर है a प्लस a डैश, तो यही मिल जाएगा a प्लस a डैश का डैश। अब चूंकि फार्मूला हम जानते हैं, हमारे पास फार्मूला है a प्लस b का होल डैश इक्वल टू होता है a डैश प्लस b डैश। देख रहे हैं इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसके अनुसार देख रहे हैं यह मिल जाएगा पहले आव्यूह का डैश प्लस दूसरे आव्यूह का डैश, इस प्रकार से मिल जाएगा। फिर हमारे पास एक फार्मूला है a डैश का डैश इक्वल टू होता है a के बराबर। तो देख रहे हैं इस दूसरे पद में हम इसको अप्लाई करेंगे, तो यही मिल जाएगा a डैश प्लस, देख रहे हैं a डबल डैश, ये बराबर हमारा a के हो जाएगा। अब चूंकि आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, a डैश प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश, चूंकि हमारे पास ये फार्मूला है, चूंकि a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस a, तो देख रहे हैं इसको अप्लाई किया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने b बराबर a प्लस a डैश लिया था और b डैश का मान निकाला गया, ये हमारा b के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो देख रहे हैं यही b का मान मिला। तो यहाँ पर आपने देखा चूंकि b डैश बराबर b, जो कि दर्शाता है कि b डैश या अर्थात b एक सममित आव्यूह है। जानते हैं अगर a डैश बराबर a मिल जाए तो इसका मतलब a एक सममित आव्यूह है, तो इसलिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे, और किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से आप अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न 2 का गा। देखिए दूसरे के गा में दिया है कि जांचिए कि y बराबर माड x एक सतत फलन है। तो देख रहे हैं इसकी हम जांच करेंगे कि y बराबर माड x एक सतत फलन है। तो देखते हैं प्रश्न 2 के गा को। तो देख रहे हैं इस प्रकार से प्रश्न 2 का गा दिया है, जांच करना है कि y बराबर माड x एक सतत फलन है। तो देख रहे हैं इसको इस प्रकार से आप हल करेंगे। देख रहे हैं y बराबर दिया है माड x, y बराबर माड x। देखें इसको यदि हम दो फलनों के रूप में लिखें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देख रहे हैं माड x इक्वल टू x होता है जब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और माड x बराबर माइनस x होता है जब x इज लेस देन 0।
तो देख रहे हैं मॉड x की दो कंडीशन बन जाती हैं और देख रहे हैं अब हमको यहाँ पर x बराबर 0 पर जांच कर लेना है। लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों स्थितियों में तो संतत है ही, हमको केवल x बराबर 0 पर और जांच कर लेना है। तो देख रहे हैं x बराबर 0 पर हम निकालेंगे। देख रहे हैं x बराबर 0 पर सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस fx और देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और ये हमारा f0 प्लस एच हो जाएगा। देख रहे हैं f0 प्लस एच से तात्पर्य है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े में देख रहे हैं 0 से बड़ा या 0 के बराबर में इस हम पहले फलन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे हैं पहले फलन x के स्थान पर आपको 0 प्लस एच रख देना है, 0 प्लस एच। अब देख रहे हैं इसमें लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो h की जगह 0 लगाएंगे तो देख रहे हैं 0 प्लस 0 देख रहे हैं इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट का मान 0 मिलता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस fx और देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगी बराबर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 माइनस एच। देख रहे 0 माइनस एच से तात्पर्य है 0 से छोटा, तो देख रहे 0 से छोटे के लिए हम दूसरे फलन का प्रयोग करेंगे। तो देख रहे ये मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे माइनस x है तो माइनस x के स्थान पर 0 माइनस एच। देख रहे लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह 0 रखेंगे तो देख रहे माइनस का गुणा करते हैं प्लस एच और लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह 0 रख देंगे तो देख रहे बराबर 0 मिल जाएगा। अब हम फलन की वैल्यू निकालेंगे तो देख रहे फलन की वैल्यू अर्थात f0 का मान निकालें। देख रहे हैं f0 और x बराबर देख रहे हैं 0 की स्थिति में आपका पहला फलन का प्रयोग होगा। x की जगह 0 ले रहे हैं तो देख रहे हैं इस प्रकार से 0 के बराबर मिल जाता है। चूंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू देख रहे हैं तीनों मान समान हैं, इसलिए दिया हुआ फलन सतत फलन है। तो देख रहे हैं इसी को हमको जांच करना था कि ये सतत फलन है, तो स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि तीनों मान समान हैं इसलिए ये सतत फलन है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न 2 का घ। देख रहे 2 के घ में दिया है कि काश अंडर रूट यक्ष का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देख रहे काश रूट यक्ष का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो मान लेते हैं माना y इक्वल टू देख रहे y इक्वल टू काश अंडर रूट यक्ष। अब हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकल गुणांक मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू देखिए सबसे पहले इसमें हम काश का फार्मूला लगाएंगे। काश x का अवकल गुणांक जानते हैं माइनस साइन x होता है तो ये मिल जाएगा माइनस साइन x की जगह देख रहे हैं रूट x है तो माइनस साइन रूट x इंटू रूट x का हमको और करना है यानी d/dx रूट x को लिख सकते हैं x की घात 1/2। तो देख रहे हैं इसमें हम x की घात n का फार्मूला लगाएंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा माइनस साइन अंडर रूट x इंटू
देख रहे हैं x की घात n का फार्मूला लगाएंगे, घात पहले आएगी, फिर घात से 1 घटाएंगे तो x की घात 1/2 माइनस 1। देख रहे हैं 1/2 से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं माइनस इस 1/2 को पहले लिख लेते हैं, माइनस 1/2 इंटू एक्स की घात माइनस 1/2। देख रहे हैं नीचे लिखेंगे तो x की घात प्लस 1/2 जिसको हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं इंटू साइन अंडर रूट एक्स। तो देख रहे हैं यही इस दिए हुए फलन का अभीष्ट अवकल गुणांक होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न 2 के अंगा भाग को। देख रहे हैं प्रश्न 2 के अंगा में दिया है इंटीग्रेशन log x dx को ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 2 के अंगा भाग को। देखिए प्रश्न है इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx। क्योंकि log x का सीधे समाकलन हम नहीं जानते हैं, इसके लिए इसके साथ हम 1 से गुणा कर लेंगे। अब इसमें खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे, log x को पहला फलन और 1 को दूसरा फलन मानते हुए खंडशः समाकलन का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो देख रहे खंडशः समाकलन का सूत्र लगाएंगे तो फार्मूला है पहला फलन अर्थात log x इंटू दूसरे का समाकलन अर्थात लिख देते हैं एक बार इंटीग्रेशन, दूसरा पद देख रहे हैं 1 है dx माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक अर्थात d बाई डी एक्स। देख रहे पहला log x है तो d बाई डी एक्स log x इंटू दूसरे का समाकलन। तो देख रहे हैं दूसरा अर्थात 1 का समाकलन और देख रहे हैं इस पूरे का फिर समाकलन होता है। तो देख रहे हैं इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, सरल कर लेते हैं। तो I बराबर देख रहे हैं log x इंटू 1 का समाकलन, चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन देख रहे हैं log x का अवकल गुणांक 1/x इंटू 1 का समाकलन x dx। देख रहे हैं x ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से I बराबर देख रहे हैं x को पहले लिख लेते हैं तो x log x माइनस 1 का समाकलन, चूंकि x के सापेक्ष करते हैं तो x मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा I बराबर मिल जाता है पहले दो पदों से। यदि हम x को कॉमन कर लें, देख रहे हैं x कॉमन कर लेंगे तो यही मिल जाएगा log x माइनस 1 log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे और यदि कहीं भी किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 3 को। देख रहे हैं प्रश्न 2 तक कंप्लीट हुआ, अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। देख रहे हैं प्रश्न 3 में निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में दिया है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx को ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 3 के का को। तो देख रहे हैं इसमें हम मान लेंगे, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन देख रहे हैं e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। आप देख रहे हैं यहां पर यदि हर को t के बराबर मान लें, माना देख रहे हैं हर को t के बराबर मान लेते हैं, माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक यदि करें तो देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो e की पावर 2x का अवकल गुणांक e की पावर 2x इंटू 2x का देख रहे हैं 2 मिल जाएगा प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x इंटू देख रहे हैं माइनस 2 और x का dx
इक्वल टू देख रहे टी का dt मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे दोनों पदों से दो कॉमन मिलता है, दो को कॉमन कर लेंगे। दो को कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं e की पावर 2x प्लस माइनस का गुणा माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt। तो देखें दिए हुए प्रश्न में देखें तो अंश e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx दिया है। तो इस दो को हम यदि पक्षांतर कर लेते हैं तो देख रहे दो को पक्षांतर करेंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर देख रहे दो गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा हाफ dt। देखिए यही मान हम दिए हुए प्रश्न में यदि रख देते हैं तो देख रहे i बराबर i इक्वल टू देख रहे अंश पूरा हमारा हाफ dt में आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन dt। और देख रहे हर को हमने t माना था तो 1/t के रूप में फलन बन जाता है। और 1/t का समाकलन जानते हैं log t होता है। तो बराबर 1/2 log t प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं हम t का मान रख दें तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे टी i बराबर हाफ लॉग देख रहे टी हमने माना था e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे और कहीं भी किसी स्टेप में यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से निश्चित रूप से आप अवगत कराएंगे। तो देख रहे हैं ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 3 के खा को। देख रहे 3 के खा में अवकल समीकरण dy पान dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए अवकल समीकरण है dy पान dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। तो यदि ध्यान से देखें तो ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण के रूप में दिया है। तो यदि इसकी हम मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं तो देख रहे हैं dy पान dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर देख रहे क्यू से तुलना करने पर आप देख रहे हैं यहां पर P का मान 3 के बराबर मिल जाता है, P इक्वल टू 3 और Q इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। तो देख रहे हैं P और Q के मान प्राप्त हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू होता है IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन P dx। तो देखिए ये IF के लिए फार्मूला है, मान रख देंगे e की पावर इंटीग्रेशन P देख रहे हैं 3 के बराबर मिला है तो 3 dx। देख रहे हैं चूंकि 3 अचर है बाहर करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष करते हैं तो x के बराबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा IF का मान e की पावर 3x के बराबर मिलता है। अब इसका यदि हम व्यापक हल लिखें तो व्यापक हल के लिए हमारे पास फार्मूला है। देख रहे व्यापक हल बराबर होता है व्यापक हल y इंटू इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए ये फार्मूला है, इसी में हमको मान रख करके सरल कर लेना है। तो देख रहे हैं यदि इसमें मान रखें तो y इंटू IF देख रहे हैं मिला है e की पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन q देख रहे हैं e की पावर माइनस 2x है, e की पावर माइनस 2x इंटू IF e की पावर 3x dx प्लस कांस्टेंट c। तो देखें यहां पर यदि आप सरल कर लेते हैं समान आधार में जानते घाते जुड़ती हैं, चूंकि प्लस माइनस में है
तो घट जाएंगी। तो इसको यदि हम सरल करके लिखें तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू, देख रहे हैं इंटीग्रेशन ई की पावर, देख रहे हैं 3x से 2x घटाएंगे तो ई की पावर x dx प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से आपने देखा यही मान मिल जाता है। देख रहे हैं यह मान मिल जाएगा y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x प्लस कांस्टेंट c। आप देखिए चाहे तो ई की पावर 3x का पक्षांतर कर दें, यदि पक्षांतर करते हैं तो देख रहे हैं y बराबर ई की पावर x अपान ई की पावर 3x प्लस c अपान ई की पावर 3x। आप देख रहे हैं ई की पावर 3x को यदि हम अंश में ले जाते हैं, देख रहे हैं घात माइनस में जाएगी और फिर समान आधार में चूंकि विपरीत चिन्ह में है घटा देंगे तो x माइनस 3x मिलकर माइनस 2x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 3x। यही इस दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। तो देखें ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे और किसी प्रकार की यदि कहीं कोई समस्या आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न 3 का गा। देखिए 3 के गा में दिया है कह रहा है यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार है कि माड वेक्टर ए इक्वल टू 2, माड वेक्टर बी इक्वल टू 3 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 4, तो माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 3 के गा को। देख रहे हैं इस प्रश्न में मान दिया है माड वेक्टर ए इक्वल टू 2 और माड वेक्टर बी इक्वल टू 3, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 4। तो देख रहे हैं माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान हमको ज्ञात करना है। देख रहे हैं इस मान को निकालना है। तो आप जानते हैं वेक्टर का स्क्वायर, तो देख रहे हैं यदि हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिखें तो देख रहे हैं यही बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट ए इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आप देख रहे हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और साथ ही वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता है मापांक का स्क्वायर। तो देख रहे हैं पहले हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं, ए डॉट ए माइनस, आप देख रहे हैं ए का यदि माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, आप माइनस वेक्टर वी का गुणा कर देते हैं माइनस वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए, फिर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी। अब इसको और सरल करते हैं और देख रहे हैं वेक्टर का स्क्वायर बराबर मापांक का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और देख रहे हैं बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी वेक्टर बी का स्क्वायर, और वेक्टर का स्क्वायर बराबर मापांक का स्क्वायर होता है। तो देखें वेक्टर ए के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माड वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है ए डॉट बी जुड़ जाएंगे तो 2 ए डॉट बी प्लस देख रहे हैं वेक्टर बी का स्क्वायर बन जाएगा माड वेक्टर बी का स्क्वायर। अब इसके बाद देख रहे हैं मापांक के जो मान दिए हैं उन मानों को यदि रख दें तो देख रहे हैं यहां पर हमने फार्मूले का प्रयोग किया है वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू माड वेक्टर ए का स्क्वायर, देख रहे हैं इस फार्मूले का प्रयोग किया गया है। अब देख रहे हैं सारे मानों को रख देंगे, देख रहे हैं माड ए बराबर 2 दिया है तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए डॉट बी देख रहे हैं 4 के बराबर है प्लस माड वेक्टर वी का स्क्वायर, माड देख रहे हैं वेक्टर वी 3 के बराबर है 3 का स्क्वायर
इस प्रकार से देख रहे हैं, इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर आप पाते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दुनाई 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखिए 9 से 8 घटाएंगे 1 मिल जाएगा और 1 प्लस 4 5। तो ये 5 मिलता है माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों ओर का मापांक ले लेंगे तो मापांक लेंगे तो देख रहे हैं माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, तो दोनों ओर का हमको वर्गमूल लेना है तो 2 घात का वर्गमूल देख रहे हैं 1 घात और 5 का वर्गमूल अंडर रूट 5 के रूप में लिखेंगे और देख रहे हैं यही इसमें हमको ज्ञात करना था। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न 3 के घा को। देखिए प्रश्न 3 का घा बहुत ही आसान प्रश्न है। देख रहे मान दिए हैं। सबसे पहले पी ए का मान 7/13, पी बी देख रहे पी बी का मान 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर दिया है 4/13। तो कह रहा पी ए अपान बी का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे पी ए अपान बी हमको ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला है पी ए अपान बी इक्वल टू होता है, देख रहे पी ए अपान बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो ये फार्मूला है, इसी में हमको मान रख देना है। देख रहे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देख रहे 4/13, 4/13 अपान पीबी, पीबी का मान 9/13। तो देख रहे 13 ऊपर नीचे से आप कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से पी ए अपान बी इक्वल टू मिल जाता है 4/9। देखिए यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफी आसान प्रश्न था, 2 अंक में पूछा गया है। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी किसी स्टेप में किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 4 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें देख रहे का पार्ट में कि सिद्ध कीजिए फलन इफ सच दैट r टू r fx इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमणीय है। तो देख रहे हैं इस दिए हुए फलन को हमको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक है कि यह फलन एकेकी और आच्छादक हो। तो इसको हमको एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 4 के काम में फलन हमारा इफ सच दैट r टू r, जहां देख रहे हैं fx इक्वल टू 4x प्लस 3, जहां कह रहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है, इसको व्युत्क्रमणीय दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें हम एकेकी सिद्ध करेंगे। एकेकी के लिए आवश्यक है, देख रहे हैं एकेकी हमको सबसे पहले सिद्ध करना है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू r और देख रहे हैं इन दोनों अवयवों का प्रतिबिंब हम समान लेकर चलेंगे और यदि अवयव भी समान हो जाते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि दिया हुआ फलन एकेकी है। तो देखें मान रख देते हैं fx1, जैसे fx देख रहे हैं 4x प्लस 3 है, fx1 मिल जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू इसी प्रकार fx2 4x2 प्लस 3। देख रहे हैं 3 दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे। अब देख रहे हैं 4x1 इक्वल टू 4x2, देख रहे हैं 4 भी कैंसिल कर देते हैं तो x1 इक्वल टू देख रहे हैं x2 मिल जाता है, जो कि दर्शाता है कि यदि प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी समान है। इसलिए यह फलन एकेकी फलन है। देख रहे दिया हुआ फलन एकेकी फलन है। अब इसे हम आच्छादक और सिद्ध करेंगे। आच्छादक सिद्ध करने के लिए
देखिए मान लेते हैं, माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, माना एफ एक्स इक्वल टू वाई। देखिए एफ एक्स का मान रख देते हैं, एफ एक्स है 4x+3, 4x+3 इक्वल टू वाई। आप देख रहे हैं यक्स का मान y के पद में निकाल लेते हैं, तो यही 4x बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 3 को पक्षांतर करेंगे, माइनस में जाएगा y-3। इस प्रकार से x इक्वल टू देख रहे हैं मिल जाता है y-3/4। इससे स्पष्ट हो जाता है कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए सह डोमेन में कोई ना कोई एक अद्वितीय प्रतिबिंब अवश्य मिलेगा। तो देख रहे हैं इस मान को आप रख सकते हैं। तो देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 दिया है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, चूंकि देख रहे हैं x इक्वल टू y-3/4 मिल जाता है, अर्थात कह सकते हैं y-3/4 ये हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर से है, इसलिए यह आच्छादक फलन है, यह आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। आप देख रहे हैं चूंकि एकेकी भी है, आच्छादक है, और जो फलन एकेकी और आच्छादक होता है वो व्युत्क्रमणीय फलन होता है। क्योंकि व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक है कि एकेकी और आच्छादक हो। चूंकि यह एकेकी और आच्छादक फलन है, एकेकी और आच्छादक फलन है, एकेकी और आच्छादक फलन है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था। तो देख रहे इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 4 के खा को। देखें प्रश्न 4 का खा है कि काट इनवर्स 1/√x² - 1, जहां x इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में लिखिए। तो देखते हैं प्रश्न 4 के खा को। तो देख रहे हैं यहां पर दिया है काट इनवर्स 1/√x² - 1, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं x बराबर सेक थीटा रखने पर, तो इस प्रश्न में यदि हम x बराबर देख रहे हैं सेक थीटा रखें, तो x बराबर सेक थीटा रखने पर, तो x के स्थान पर यदि हम सेक थीटा रखेंगे, देख रहे हैं यही बन जाएगा काट इनवर्स, देख रहे हैं 1/√x², x की जगह सेक थीटा रखेंगे, तो देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आपके पास त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। सर्वसमीका में आपने पढ़ा है 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखें यहीं से 1 को पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू मिल जाएगा tan² थीटा। तो इसका हम मान रख देते हैं काट इनवर्स, देखिए 1/√sec² थीटा -1 की जगह देखिए tan² थीटा मिल जाएगा। अब इसके बाद tan² थीटा का वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने में देख रहे 2 घात से 1 घात मिल जाएगी, काट इनवर्स 1/tan थीटा, और देख रहे tan थीटा अंश में ले जाएंगे तो tan का व्युत्क्रम काट के रूप में जाएगा। तो देख रहे काट इनवर्स काट थीटा। अब आपके पास फार्मूला है, काट इनवर्स काट पास पास होंगे तो आपस में उनका विलोपन हो जाता है। तो देख रहे हैं ये बराबर थीटा के मिलेगा, और देख रहे हैं हमने x बराबर सेक थीटा माना था, थीटा का मान निकालेंगे तो सेक इनवर्स यक्स के बराबर मिलेगा। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा सेक इनवर्स यक्स, देख रहे हैं सेक इनवर्स यक्स। तो ये सरलतम रूप में इस दिए हुए प्रश्न का देख रहे हैं यहां पर हमने जो फार्मूला लगाया काट इनवर्स काट थीटा, काट इनवर्स काट थीटा इक्वल टू
थीटा के बराबर होता है, काट काट इनवर्स का विलोपन हो जाता है। तो देख रहे हैं यही इस दिए हुए प्रश्न का सरलतम रूप में है, काट इनवर्स 1/√x² - 1 का देख रहे हैं सरलतम रूप मान मिलता है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न 4 के गा को। देखिए चौथे के गा में है, कह रहा है यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 4 के गा को। तो आपने देखा 4 के गा में समीकरण दिया है, इसकी सहायता से हमको dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं समीकरण है x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। तो इसमें हमको यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। देख रहे हैं यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन देख रहे हैं यक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x की घात n का फार्मूला लगेगा, घात पहले आएगी 2/3 x की घात, फिर घात से 1 घटाएंगे 2/3 माइनस 1। इसी प्रकार देख रहे y की घात 2/3 में घात पहले लाएंगे, फिर 2/3 से 1 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर x का अवकल गुणांक 1 था, यहाँ y का अवकल गुणांक dy/dx मिलेगा। और देख रहे हैं a की घात 2/3 अकेला अचर है तो इसका अवकल गुणांक 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाता है 2/3 y की घात, देख रहे हैं 2/3 से 1 घटाएंगे तो देख रहे हैं मिल जाएगा 2 - 3 अर्थात -1/3 dy/dx। और देख रहे हैं इस पहले पद को हम पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में जाएगा -2/3 x की घात -1/3। देख रहे हैं 2/3 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से dy/dx बराबर देख रहे हैं -x की घात -1/3 बटे देखिए y की घात -1/3 पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा। और देख रहे हैं घातों को चूंकि निगेटिव है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घातों का चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए y की घात -1/3 अंश में ले जाएंगे तो देख रहे हैं y की घात +1/3 मिल जाएगी। इसी प्रकार x की घात -1/3 को हर में लाएंगे तो x की घात +1/3 और 1/3 घात का तात्पर्य आप समझते हैं घनमूल होता है, तो इनको हम घनमूल के निशान के अंदर लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी देख रहे हैं 3 घात पर y बटे देख रहे हैं 3 घात पर x। तो इस प्रकार से dy/dx बराबर देख रहे हैं मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस देख रहे हैं चाहे तो एक साथ दोनों को 3 घात पर लिख सकते हैं तो देख रहे हैं y/x। तो देख रहे हैं यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे और यदि कहीं किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए चौथे के घा में दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी देखिए 3 बिंदु दिए हैं और इनको संरेख सिद्ध करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न 4 के घा को। देखिए 4 के घा में ए बी सी 3 बिंदु दिए हैं, इनको हमको संरेख सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं संरेख सिद्ध करने के लिए किन्हीं भी 2 बिंदु से होकर जाने वाली यदि हम रेखा का समीकरण निकाल लें और फिर तीसरा बिंदु उसको यदि संतुष्ट कर देता है तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो देख रहे हैं पहले हम 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं ए और बी
दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ए और बी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण देखिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का फार्मूला है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो ये दो बिंदुओं जिसमें देख रहे हैं बिंदु होंगे, पहला बिंदु x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु x2 y2 z2। तो देख रहे हैं इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का ये फार्मूला है। तो देख रहे हैं इसमें यदि हम मान रख दें x माइनस x1 देख रहे हैं 2 के बराबर है, तो x माइनस 2 बटे x2 देख रहे हैं 1 है, माइनस x1 देख रहे हैं 2 है, तो 1 माइनस 2 बराबर y माइनस y1 देख रहे हैं 3 है, बटे y2 देख रहे हैं माइनस 2 माइनस फिर देख रहे हैं y1 का मान 3 है बराबर z माइनस z1 देख रहे हैं माइनस 4 है, तो माइनस 4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बटे z2 माइनस z2 देख रहे हैं 3 है माइनस z1 माइनस 4 रखेंगे तो देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब इसको यदि हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर x माइनस 2 बटे देख रहे हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपान देख रहे हैं माइनस 2 माइनस 3 मिलकर माइनस 5 इक्वल टू z प्लस 4 अपान देख रहे हैं 4 प्लस 3 7। तो देख रहे हैं ए और बी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, और यदि इसमें तीसरा बिंदु सी संतुष्ट हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो देख रहे हैं इसमें हम तीसरा बिंदु रखेंगे बिंदु सी। देख रहे हैं बिंदु सी का निर्देशांक है 3, 8, माइनस 11। तो देख रहे हैं इस बिंदु को रखने पर देख रहे हैं एक्स वाई जेड के स्थान पर रख देंगे, एक्स के स्थान पर देख रहे हैं 3, तो यही मिल जाएगा देख रहे हैं 3 माइनस 2 बटे माइनस 1 इक्वल टू वाई के स्थान पर 8 माइनस 3 बटे माइनस 5 बराबर जेड के स्थान पर देख रहे हैं माइनस 11 प्लस 4 बटे 7। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे 3 माइनस 2 देख रहे हैं 1 बटे माइनस 1 देख रहे हैं माइनस 1 के बराबर मिलता है, और दूसरा पद यदि देखें 8 से 3 घटाएंगे 5 बटे माइनस 5 देख रहे हैं माइनस 1 इक्वल टू माइनस 11 प्लस 4 माइनस 7 बटे 7 माइनस 1। तो देख रहे हैं तीनों मान समान आते हैं, इससे सिद्ध हो जाता है कि तीनों बिंदु संरेख हैं। आता है बिंदु देख रहे हैं ए बी सी, बिंदु ए जिसका निर्देशांक आपने देखा दिया है, ए का निर्देशांक है 2, 3, माइनस 4, और बिंदु बी जिसका निर्देशांक 1, माइनस 2, 3, और तीसरा बिंदु सी जिसका निर्देशांक 3, 8, माइनस 11 देख रहे हैं संरेख हैं। देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो आशा है कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और यदि कहीं किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे।
और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इसके बाद शेष प्रश्नों को अर्थात प्रश्न 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।